कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। आज हम कवर करेंगे मैसूर राज्य के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता ही है, आज हम मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर संघर्ष का युग भारत और विदेशी आक्रमण कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा दूसरा चैप्टर था दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी इन सब को विस्तारपूर्वक पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत को हम पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था हमारा सूफी एवं भक्ति आंदोलन, इसको भी हमने खत्म कर लिया। चौथा चैप्टर था हमारा प्रांतीय राजवंश। ध्यान देना, ये वो प्रांतीय राजवंश थे जो दिल्ली सल्तनत के समय यानी कि मुगल काल से पहले जो दिल्ली सल्तनत का समय था, जो जितने भी वंश थे उनके समय पे जो राज्य अलग हुए थे वो ये प्रांतीय राजवंश थे। ये हमारा पांचवा चैप्टर था। उसके बाद हमने छठवें चैप्टर के रूप में पढ़ा था मुगल साम्राज्य के बारे में। उसके बाद हमने सातवें चैप्टर में मराठा साम्राज्य को खत्म किया था। और अब उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा उत्तर मुगल शासक के स्वायत्त राज्य, यानी कि वो राज्य जो कि मुगल काल के समय पर जो स्वतंत्र हुए थे। अब हम उन राज्यों को कवर कर रहे हैं, जिस श्रेणी में हमने जाट राज्य भरतपुर को ऑलरेडी कवर कर दिया है, और आज हम कवर करने वाले हैं इस मैसूर राज्य को। सबसे पहले बात करते हैं कि मैसूर राज्य कहाँ से कह सकते हैं कहाँ से सत्ता में आया, यानी कि इस मैसूर राज्य की स्थापना कहाँ से हुई। यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस विजयनगर साम्राज्य को फलीभूत हुआ, यानी कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था कृष्णदेव राय के समय पर, जिसका क्या बोलते हैं विवरण बाबर ने भी अपने बाबरनामा में दिया कि उसके समय के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। उसके बाद धीमे धीमे एक विजयनगर साम्राज्य क्षीण होना स्टार्ट हुआ, और 1565 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। और इसी तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का कह सकते हैं पूर्ण रूपेण अंत हो गया था। और ये विजयनगर साम्राज्य बहुत छोटे छोटे कई सारे राज्यों में या छोटे छोटे कई सारे प्रांतों में या सूबेदारियों में टूट गया था। और उसी विजयनगर साम्राज्य से आगे चल के एक राज्य जन्म लेता है, उस राज्य का नाम होता है मैसूर राज्य। और इसी मैसूर राज्य पर था अधिकार वाडियार वंश का, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से टूटा, मैसूर राज्य बना। उस मैसूर राज्य पर किसका अधिकार था? वाडियार वंश के शासकों का। और इस वाडियार वंश के शासकों में एक शासक था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। इसके समय पर जो मैसूर राज्य की जो वास्तविक सत्ता थी वो उसके दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में थी। यानी कि ये कृष्णराज द्वितीय केवल नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता का जो लाभ उठा रहे थे वो नंदराज और देवराज दो मंत्री उठा रहे थे। और उसी समय पर जिस समय नंदराज देवराज दो मंत्री इस मैसूर राज्य को पूरा चला रहे थे, उसी समय पर हैदर अली इनकी सेना में भर्ती होता है। और वो हैदर अली मौके का फायदा उठाकर इस 1760 में इस नंदराज की हत्या कर देता है। और नंदराज की हत्या करने के बाद मैसूर राज्य का अपने आप को शासक घोषित कर देता है। कहीं 1760 लिखा है, ज़्यादातर किताबें 1761 का भी वर्णन, तो यानी 1760/1761 में हैदर अली मैसूर राज्य का शासक बनता है। अब 1760-1761 थोड़ा याद करिए, ये वही समय है जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली बीच, यानी कि उस समय मराठे अपने चरम पे थे। और मराठा यानी कि उनकी जो राजधानी थी वो पूना में थी। नक्शा, इंडिया का नक्शा थोड़ा ध्यान रखिए, पूना और इधर मैसूर यानी कि कर्नाटक में कहीं पड़ता है। तो जिस समय मैसूर राज्य पे हैदर अली ने अपना अधिकार किया, उस समय के मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूं हिंदुस्तान का। इधर तो पूना में पूरा पूना मराठों का अपने ये जो पेशवाओं की जो राजधानी थी वो पूना था। बाकी मराठा संघ आपको पता ही है, बड़ौदा में गायकवाड़, इधर ग्वालियर में सिंधिया, और ये पूरा मराठा संघ जो हमने पूरा मराठा में कवर कर चुके हैं। एक तरफ तो मराठा थे, दूसरी तरफ मैसूर के जो दुश्मन कहें या प्रतिद्वंदी कहें वो हैदराबाद के निजाम। दो, एक मराठा हुए, एक हैदराबाद के निजाम। और तीसरे जो सबसे प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े दुश्मन जो हिंदुस्तान में तेज गति से बढ़ रहे थे वो थे अंग्रेज। यानी कि तीन तरफ से इस मैसूर को खतरा था। एक तरफ मराठों से खतरा था, दूसरा निजामों से खतरा था, और तीसरा अंग्रेजों से खतरा था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैसूर कहें, हैदर अली कहें या टीपू सुल्तान कहें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि पहला प्रश्न तो ये बनता है कि आंग्ल मैसूर कितने युद्ध हुए। तो मैं आपको बता दूं, आंग्ल मैसूर कुल 4 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला जो युद्ध था उस
उस युद्ध में मैसूर राज्य की जीत हुई, यानी कि हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। और बाकी के जो भी युद्ध हुए थे उसमें अंग्रेजों ने अपना कह सकते हैं वर्चस्व कायम रखा था। तो इस तरह से जो दक्कन के भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराया था। अब हम एक एक करके चारों युद्धों के बारे में कवर करते हैं। आपको पता ही है 1761 में मराठों की हार हो चुकी थी, मराठी कमजोर हो रखे थे। इधर हैदर अली पूरे अपने वर्चस्व पे बढ़ रहा था, तेज गति से बढ़ रहा था और अंग्रेजों को दिन प्रतिदिन चुनौतियां दे रहा था। तो अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने कहा मराठी कमजोर मराठों से बात की कि आप इस युद्ध, हम जब मैसूर के साथ लड़ाई करेंगे तो आप चुप रहोगे। मराठों ने कहा ठीक है, हम तो वैसे कमजोर हैं, हम तो चुप ही हैं। निजामों से उसने गठबंधन किया अंग्रेजों ने कि आप भी चुप रहोगे। निजामों ने बोला ठीक है, हम भी चुप रहेंगे। और इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 में, यानी कि 1767 में, और ये 2 साल तक चलता है लगभग 1769 तक। मराठों और निजाम के अंग्रेजों का साथ कहें या इस युद्ध में बिल्कुल भागना लें, उसके बाद भी हैदर अली ने जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की उसको हरा दिया। ये युद्ध 3 साल से आपको पता ही है। और हराने के बाद क्या होता है, संधि होती है। तो संधि हुई, उस संधि का नाम है मद्रास संधि, क्योंकि ये संधि कहाँ हुई थी, मद्रास में। क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों की, वो नीचे कौन सी प्रेसिडेंसी थी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसलिए संधि कहाँ पे हुई, मद्रास में हुई 1769 में। संधि में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र पर अधिकार जमाया था उन्होंने रिलीज कर दिए। बात पहले युद्ध की यहीं पर समाप्त हो जाती है। प्रथम इंपॉर्टेंट इस चीज़ से क्या पूछा जाएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ 1767 से लेके 69 के बीच में। उसके बाद इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध का परिणाम हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरी बात कि पहले युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो वो हुई थी मद्रास की संधि। कब हुई थी, 1769 में। अंग्रेज हारने के बाद 10-11 साल तक तो शांत रहे, लेकिन उनकी शांति कहाँ ज़्यादा तक चलने वाली थी। 1780 में फिर उन्होंने मैसूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और जिस समय ये युद्ध छेड़ा उस समय पे अंग्रेजों के या कहें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। उस वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध के लिए जो व्यक्ति भेजा था उसका नाम था आयरकूट। आयरकूट और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में लड़ते लड़ते हैदर अली घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो युद्ध का जो लीडरशिप थी या जो युद्ध के जो सेनापति थे, अब सेनापति का दायित्व किसके ऊपर आ जाता है, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के पास। और टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन 1784 में अंग्रेजों की शर्त पर उसको संधि करनी पड़ी। संधि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि संधि इसलिए करनी पड़ी क्योंकि टीपू सुल्तान जिस किले में थे उस समय वो था मंगलों का किला। उस मंगलों किले को अंग्रेजों ने घेर लिया। इस घेराबंदी के कारण टीपू सुल्तान को वहीं पर संधि करनी पड़ी और वो संधि क्या नाम से कहलाई, वो कहलाई मंगलौर की संधि। कब हुई, 1784 में। यानी कह सकते हैं इस युद्ध में मैसूर या टीपू सुल्तान की हार हुई। तो अगेन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से 1784 के बीच में। जिस समय द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई, तो वो हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और चौथा क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो वो हुई थी मंगलौर की संधि। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले आपको पता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, यानी कि 84 से लेकर 90, यानी केवल 6 साल का समय। इन 6 साल के बीच में क्या हुआ, एक तो मैसूर का सुल्तान था वो टीपू सुल्तान बन चुका था, और ये टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से बहुत प्रभावित है, यानी जो फ्रांसिस की जो क्रांति हुई थी उससे काफ़ी प्रभावित है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो उसे फ्रांसीसियों से काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे, क्योंकि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की आपस में बनती नहीं थी। तो इसीलिए अब फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से नहीं बन रही है, इधर टीपू सुल्तान के अंग्रेजों से नहीं बन रही है, तो दोनों दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन गए थे। मंगलों की संधि में क्या हुआ था कि हम एक दोनों आपस में ही निपटारा करेंगे आपस की चीज़ों का, किसी तीसरे व्यक्ति का उसमें सहयोग नहीं लेंगे। लेकिन इधर टीपू सुल्तान किससे संबंध बना रहा था, फ्रांसीसियों से। और उन्हीं फ्रांसीसियों के सुझाव पर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी, उसने कर ली थी श्रीरंगपट्टनम में। किसके सुझाव पर, फ्रांसीसियों के सुझाव पर। तो अब ये बात अंग्रेजों को कतई अच्छी नहीं लगी। तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल
कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि उसने फ्रांसीसियों से गुप्त संधि कर ली है, और इसी आरोप को लगाते हुए कार्नवालिस ने निजाम और मराठों का साथ लिया और टीपू सुल्तान पर युद्ध थोप दिया। और इस युद्ध के चलते आखिर में जो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में थे ही, उस एक दिन टीपू को श्रीरंगपट्टनम के किले में घेर लिया जाता है, और घेरने के बाद टीपू सुल्तान को मजबूर किया गया संधि करने के लिए, क्योंकि कहाँ पे घेरा? श्रीरंगपट्टनम में। तो संधि कहाँ पे होगी? श्रीरंगपट्टनम में। सिंपल सा है। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इस संधि के बाद टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अब तीसरे युद्ध से जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं वो क्या क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला तो यही तृतीय आंग्ल में से युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस समय तृतीय आंग्ल में से युद्ध हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? कार्नवालिस। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तृतीय आंग्ल में से युद्ध के बाद जो संधि हुई, संधि का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। एक और चीज़ कि टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है कि टीपू सुल्तान वो व्यक्ति है जिसने रॉकेट यानी कि जो मिसाइल सिस्टम है उस मिसाइलों का युद्ध में सबसे जो पहले जो प्रयोग किया था वो टीपू सुल्तान ने ही किया था। और इसने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब में इसने उस चीज़ का विवरण भी दिया है। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये हुआ 1799 में। जिस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके थे लॉर्ड वेलेजली। ये वेलेजली वही व्यक्ति है जो सहायक संधि लेकर के आया था, और इस सहायक संधि पर सबसे पहले जो साइन करने वाला या सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाली जो राज्य था वो था आपका हैदराबाद। उसकी थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं। हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अब इस सेम सहायक संधि को उसने टीपू के पास भेजा, और टीपू ने इसको मानने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो वेलेजली ने इस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो अब आक्रमण करने के बाद अब अंग्रेजों ने सोचा कि इस जो बार बार की जो लड़ाई है, बार बार की जो आक्रमण, उसको खत्म ही कर देते हैं। तो आक्रमण करने के बाद इस श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरा, और श्रीरंगपट्टनम के किले में ही घेरने के बाद इस टीपू सुल्तान की वहाँ पर हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और मारने के बाद वहाँ पे इन्होंने एक कैसा मुखौटा स्वरूप, क्योंकि इस पर मैसूर पे याद करो हैदर अली ने जिस समय इस मैसूर राज्य की स्वतंत्र की स्थापना की थी तो किससे कौन से वंश का शासक था उस समय? उस था वाडियार वंश। याद है आपको? उस वाडियार वंश का वो वाडियार वंश अब विलुप्त हो चुका था, लेकिन उसके वंशजों को कहीं से उठा के लाए और 2 वर्ष के शासक को गद्दी पर केवल मुखौटा स्वरूप बिठा दिया, और उस 2 वर्ष के शासक के साथ इन्होंने सहायक संधि पे उस पर कह सकते हैं अंगूठा या मोहर जो भी लगवाई, और उस संधि का नाम है मैसूर सहायक संधि, जो टीपू सुल्तान ने नहीं की थी। ये किसने की थी? वाडियार वंश के 2 वर्षीय शासक ने, और ये कब हुई? 1799। तो इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध की होती है आपकी समाप्ति। एक क्वेश्चन अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। तीसरा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई? चौथे युद्ध में। चौथा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे हुई? श्रीरंगपट्टनम में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि टीपू सुल्तान की जो कब्र है वो कहाँ पे है? वो श्रीरंगपट्टनम में ही है। और उसके बाद किस वंश का वहाँ पे शासक हो गया? तो हो गया था वाडियार वंश का। और लास्ट कौन सी संधि हुई उसके बाद? मैसूर सहायक संधि। तो इस तरह आपका ये मैसूर वाला पोर्शन आपका लगभग कवर होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज़ करना है, जो जितनी संधियाँ हुई हैं संधियों का क्रम थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जैसे कि सबसे लास्ट में कौन सी संधि हो रही है? मैसूर सहायक संधि। तो लास्ट की हो गई मैसूर संधि। सबसे पहली संधि किसके बीच हुई थी? वो थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो हैदर अली ने जो संधि कहाँ पे की थी? वो की थी, लड़ाई किसके साथ हुई थी? हैदर अली की मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ। तो संधि कहाँ हुई? मद्रास में। तो पहली हुई मद्रास में संधि, दूसरी हुई मंगलौर में, और बंगलौर के बाद उसने राजधानी शिफ्ट की थी श्रीरंगपट्टनम। तो तीसरी संधि कहाँ पर होती है? श्रीरंगपट्टनम में। और चौथी होती है मैसूर। तो इन क्रमों को देखना, एग्जाम में एक क्रम भी पूछ ले जाते हैं। दूसरा एक इसकी दो टीपू सुल्तान के बारे में किदवंती है भी है कि इसने एक जंगल में जा रहा था खेलने के लिए, तो वहाँ पे इसका जो कटार थी वो गिर गई थी, तो उसने वहाँ पे एक शेर आ गया था, तो शेर को शेर से इसने लड़ाई की, और लड़ने के बाद
लड़ते लड़ते इसके कटार फिर हाथ में पड़ती है, उसी कटार से इसने शेर को मार दिया था। तो उसके बाद बोलते हैं इसको मैसूर का शेर नाम से भी इसको जाना जाने लगा था। चलिए ये तो हुआ मैसूर राज की बात, मैसूर राज हुआ कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में। 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हैदराबाद को हम पूरा कवर नहीं करेंगे, उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3-4 क्वेश्चन पूछे आते हैं उन्हीं को बस कवर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चैप्टर चल रहा है 9वीं राज्यों का उदय। इसमें हमारा भरतपुर राज्य पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसके बाद अभी हमने ये मैसूर को कवर कर लिया। हैदर अली के जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक और याद कर लेना इंपॉर्टेंट। भरतपुर के आपको पता है चूड़ामन और बदन सिंह, वो आपको पता है चूड़ामन क्यों बदन सिंह क्यों, वो हमने अब जो जाट क्लास वाली है भरतपुर वाली क्लास है उसको एक बार देख लेना। मैसूर राज का पता ही लग गया, हैदर अली ने की थी, अभी हमने कवर किया ही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की जो स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई वो एक निजामुल मुल्क यानी कि इसको हम चिल किच खां के नाम से भी जानते हैं, ये व्यक्ति था, ये सूबेदार था इनका मुगलों का। इसने 1724 में मौका देख के हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है हैदराबाद से कि हैदराबाद को संस्थापक कौन था, तो उसका नाम है निजामुल मुल्क या चिनकिल खां। ठीक है। दूसरा इस हैदराबाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलेज अली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो पहला राज्य कौन सा था, वो हैदराबाद था। तीसरा इससे बनते हैं हैदराबाद से, हैदराबाद में एक चार मीनार है। एक तो चार मीनार कहाँ पे है, तो चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। और दूसरा वो चार मीनार की स्थापना किसने की थी, तो वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। तो हैदराबाद से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क या चिनकिल खां। दूसरा लॉर्ड वेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। और तीसरा आपका चार मीनार कहाँ पे है और चार मीनार की स्थापना किसने की। इसके अलावा हम अभी अवध राज्य के बारे में अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अवध और आपका ये जयपुर राज्य, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रोहिलखंड और कर्नाटक, ये भी जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी, ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर हुए थे और इनके भी संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। तो रोहिलखंड के संस्थापक कौन है, मोहम्मद खां बगस। और कर्नाटक के संस्थापक कौन है, सादुल्ला खां। तो ठीक है, तो आपका रोहिलखंड और कर्नाटक के आपको संस्थापक पता चल गए। अब अगली क्लास में हम जयपुर में जो राजपूत राज्य था इसकी स्थापना जय सिंह ने की थी उसके बारे में, और अवध के बारे में, जो इन दोनों राज्यों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रमुख जानकारी के हैं उसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। और उससे अगली क्लास में हम कवर करने वाले हैं बंगाल के बारे में। बंगाल के बाद फिर हम चले जाएंगे सीधा आपके यूरोपीय क्रम या कहें आपका ये फिर हमारा मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम सीधे चले जाएंगे आपके आधुनिक इतिहास के ऊपर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।